नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है इंसोलेशन यानी कि सूर्यता। और इस वीडियो में हम कंटेंट और पीवाईक्यूज पॉइंट टू पॉइंट सारे कंसेप्ट करेंगे और विद एनसीईआरटी प्लस में सुविंदर सिंह जो हमारे राइटर हैं उनकी बुक से हमने कंसेप्ट उठाए हैं जो कि सारे के सारे रिलेवेंट हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहें। साथ में हम पीवाईक्यू भी करेंगे प्रीवियस ईयर पेपर के सारे सोल्व। और सबसे पहले हम देखते हैं कि सोर्स ऑफ एनर्जी यानी कि इंसुलेशन में सबसे पहले हम देखते हैं कि सोर्स ऑफ एनर्जी हमें कहाँ से प्रोवाइड हो रही है। ऊर्जा के स्रोत हमारे पास कौन कौन से। तो सबसे पहले तो सूर्य यानी कि सौर विकिरण द्वारा, और दूसरा जो है हमारा पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स। अब पृथ्वी का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कैसे में एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि जो पहाड़ है वो ऊपर से नीचे आ रहा है, यानी कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या करता है, जो पोटेंशियल एनर्जी होती है यानी कि हमारी जो स्थितिक ऊर्जा होती है उसको गतिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है। यानी कि जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको काइनेटिक एनर्जी में क्या करता है, ये रिप्लेस करता है ग्रेविटेशनल फोर्स। जैसे कि ऊपर पहाड़ है तो अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता तो वो स्थिर वहीं पे रहता, लेकिन वो क्या होता है वेदरिंग के कारण क्या होता है वो टूटता फूटता है और नीचे आता है। जैसे कि नदियाँ नदियाँ पर्वत पहाड़ से निकल कर नीचे आती है, वो किसके ग्रेविटेशन फोर्स के कारण तो आ रही है, बह रही है वो। ढलान जिसे हम बोलते हैं, ढलान में भी क्या है, ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है, एक दूसरे को धक्का मारती हुई आ रही है वो। और धक्का मारती हुई आ रही है तो क्या करती है वो एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में बदल रही है, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में बदल रही है। तो इसलिए जो ग्रेविटेशन फोर्स है, गुरुत्व बल है हमारा, वो ऊर्जा का कार्य करता है। दूसरा, पृथ्वी के अंतर्जातीय बलों द्वारा। अब हम देखते हैं कि पृथ्वी के एंडोजेनेटिक फोर्सेस के कारण क्या हो रहा है, ज्वालामुखी फट रहे हैं, उसमें क्या एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, पर्वत पठार मालाएं बन रही है, तो वो भी क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि जो पारिस्थितिक तंत्र है उसमें समस्त जीवों के लिए सूर्य की ऊर्जा जो है वो अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह पारिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम को, हमारे इकोसिस्टम को प्रोवाइड करते हैं एनर्जी को, और इकोसिस्टम बनाए रखते हैं। अगर सूर्य की एनर्जी खत्म हो जाए या फिर कोई भी एनर्जी अगर खत्म हो जाए तो वो क्या होगी, कोई ऊष्मा खत्म हो जाए तो क्या होगा, वहाँ पे हम जीवित ही नहीं रह पाएंगे। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है हमारी पारिस्थितिक इकोसिस्टम के लिए भी, जीवमंडल के लिए भी या इकोसिस्टम के लिए भी एनर्जी ऊर्जा जो है सूर्य की अति महत्वपूर्ण है, जिसमें ऊष्मा बजट एवं संतुलन का विवेचन तथा उनमें मानव क्रियाकलापों को द्वारा होने वाले परिवर्तन को भी उल्लेखन किया गया है। मानव जो क्रियाकलाप कर रहे हैं और जिसके कारण परिवर्तन हो रहा है उसको भी क्या है, उल्लेखनीय माना गया है, वहाँ पे देखा गया है। जो पृथ्वी वायुमंडल तंत्र की कार्यशीलता तथा उसके रख रखाव सौर ऊर्जा द्वारा ही संभव है। अब पृथ्वी का जो रख रखाव है यानी कि वायुमंडल है हमारा पृथ्वी का, ठीक है, तो वायुमंडल में हमने देखा है कि सूर्य की किरण द्वारा तो कुछ है ही नहीं, पॉसिबल नहीं है कुछ भी चीज़ें, इसलिए ये अति महत्वपूर्ण है, वो उसको बनाए रखती है। तो ये चीज़ हमें क्या करना है, ध्यान में रखना है। उसके बाद में हम देखते हैं कि जो जितने भी मौसम की घटनाएं हो रही है पृथ्वी पर या वायुमंडल में, तो वो सारी की सारी क्या है, ऊर्जा के कारण ही स्थानांतरण हो रहा है उनका, ऊर्जा पर ही निर्भर है। और ऊर्जा हमें सबसे ज़्यादा किस पे निर्भर, हम सूर्य दादा पे, तो सूर्य पर हम निर्भर हैं। तो ऊर्जा एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण, संघनन, विकिरणन प्रक्रियाओं द्वारा संभव है। यानी कि ऊर्जा के कारण जो चीजें संभव है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर कोई पवन चल रही है, ऊर्जा के कारण ही तो चल रही है वो। ठीक है, किसी चीज संघनन है, वर्षा हो रही है, ऊर्जा के कारण हो रही है। ठीक है, तो ये चीजें हमें मिलती है। उसके बाद में हम देखते हैं इंसुलेशन, मेन टॉपिक है हमारा आज का। तो ये सूर्य ताप होता क्या है। अब वायुमंडल तथा पृथ्वी की ऊर्जा का प्रधान स्रोत सूर्य है, और इसी को हम तो इंसुलेशन बोलते हैं, सूर्य ताप बोलते हैं। इस ऊर्जा को ही, इस एनर्जी को ही हम बोलते हैं सूर्य ताप, इस उष्मा को ही, इस धूप को ही बोलते हैं, लगा लो, हम सूर्य ताप बोलते हैं। अब आपने देखा होगा कि हमने जो पिछली वीडियो में स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर में हमने बाह्य मंडल की बात की थी, वही है सूर्य की बाह्य सतह से निकलने वाली ऊर्जा को हम फोटोन बोलते हैं। और इसी तरह सूर्य की बाह्य जो परत है, सतह है,
परत है या मंडल जिसको हम बोलते हैं, वो फोटोस्फीयर है, उसे फोटोस्फीयर बोलेंगे हम। और इस तरह से ऊर्जा विद्युत चुंबकीय तरंगों द्वारा क्या है, विकिरित हो रही है, ये हमें प्राप्त हो रही है, ठीक है। और सूर्य ताप का मापने के लिए पायरोहेलियोमीटर की हमें जरूरत होती है। पायरोहेलियोमीटर क्या है, इसकी इकाई है, मापक इकाई, मापने का यंत्र है। इसके द्वारा हम क्या करते हैं, मापते हैं इसको, सूर्य ताप को। उसके बाद में हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके जो हमें पता होना चाहिए। अब सोलर कांस्टेंट, सौर स्थिरांक जिसे हम बोलते हैं। अब सौर स्थिरांक का मतलब क्या होता है कि जितनी भी एनर्जी हमें प्रोवाइड कर रहा है सूर्य, वो स्थिर है। यानी कि अगर हमें वो 100% प्रोवाइड कर रहा है एनर्जी, तो वो 100% आज भी कर रहा है, वो पहले भी करता था और शायद भविष्य में करता भी रहे हमें। तो उसको हमने बोला सौर स्थिरांक, सौर स्थिरांक बोला उसको हमने। जैसे कि अभी हमारे पास लगा लो कोई हमें प्रॉफिट दे रहा है, अपना 70% प्रॉफिट मिल रहा है हमें किसी चीज़ से, कोई बिजनेस है हमारा, उससे हमें 70% प्रॉफिट मिल रहा है अब भी, और बाद में भी मिलेगा वो, और पहले भी मिलता था, इससे लगा लो। अब वो क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया वो, इसीलिए तो उसको बोला सोलर कांस्टेंट। यानी कि सूर्य जो हमें एनर्जी प्रोवाइड वो कांस्टेंट है, वो लगातार हमें प्रोवाइड कर ही रहा है, और वो जितने परसेंट कर रहा है वो उतनी परसेंट कर रहा है। वो ना ही तो ऐसा नहीं है कि भाई नहीं मैंने तो कम कर दी भाई थोड़ी, ऐसा कुछ नहीं है। और ये भी नहीं है कि मैंने बढ़ा दी इसको, नहीं, ठीक है, वो कांस्टेंट है, इसलिए उसको हम सूर्य स्थिरांक करते हैं। अब देखो सूर्य की बाह्य सतह से निकलने वाली ऊर्जा स्थिर है, ठीक है। इसी तरह पृथ्वी की सतह पर प्रति इकाई क्षेत्र पर सूर्य के से प्राप्त ऊर्जा स्थिर है। वही बात आ गई ना, जो पृथ्वी पर हमें जो प्रति इकाई हमें, या प्रति किलोमीटर लगा लो, या जितनी भी जगह हमने घेरी हुई है वहां पे एनर्जी सुफिशियंट आ रही है, वो उतनी ही आ रही है, वो पहले आती थी तब भी उतनी है, आ रही थी, और अब भी क्या है, उतनी ही आ रही है वो एनर्जी हमें, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं सूर्य के की दर, सूर्य के विकिरण की दर को प्राप्त करता है, जो प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट 2 ग्राम कैलोरी है, ठीक है, बात हमें ध्यान रखनी है। सूर्य स्थिरांक को जेलेंजी से व्यक्त किया जाता है, ये क्या इसकी मापक जो है इकाई है, जेलेंजी। ले लेंजली, जेलेंजी ना लेंजली, सॉरी, तो लेंजली जो है वो क्या है, इसकी मापक इकाई है। और 1 कैलोरी या फिर 1 ग्राम जो कैलोरी है उसमें दो लेंजली के बराबर होती है, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। उसके बाद हम देखते हैं जो वस्तु जितना अधिक गर्म होती है उसकी तरंग दैर्घ्य उतनी ही क्या होती है, छोटी होती है, उसकी तरंगे क्या है, उतनी ही छोटी होती है। इसी कारण से सूर्य से विकिरित निकली हुई ऊष्मा क्या है, लघु तरंगों में हमें व्यक्त करते हैं, लघु तरंगों के रूप में हमें प्राप्त होती है, तथा प्रति सेकंड 1,86,000 मील की गति से हमें प्राप्त होती है, या मतलब चलती रहती है ये, ठीक है। वैसे ही हमें कम तापमान वाली जितनी भी वस्तु होती है उसमें क्या होती है, दीर्घ तरंग के रूप में हमें देखने को मिलती है वो। उसके बाद में ग्रेनूल, एक नाम है ग्रेनूल। वो क्या होता है कि जो सूर्य है उसमें फोटोस्फीयर की जो सतह है, यह उसकी असमान मोटाई है, वहाँ पे कोई गया है नहीं, बट क्या है कि उसकी मोटाई असमान है मानी जाती है। जो फोटोस्फीयर की जो मोटाई है वो असमान है, भाई वो कितनी पतली है या मोटाई है, या जितनी भी वो परत है लगा लो, वो ये परत है, ठीक है। तो उसका अंदाजा नहीं है हमें कि भाई कितनी मोटी है, या फिर उसकी मोटाई जो वो असमान है, और उसमें छोटे छोटे क्या है, प्रकाशित क्षेत्र है, उनको हम बोलते हैं ग्रेनूल। छोटे छोटे प्रकाशित जो अक्षेत्र है वहां पे, ठीक है, छोटे छोटे हो गए ऐसे, तो वो क्या है, प्रकाशित अक्षेत्र है। उसके बाद में सौर क्लंक या सनस्पॉट, वो क्या है कि जो फोटोस्फीयर में क्या है कि गैसें मिलती हैं, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, और फोटोस्फीयर में जो ठंडा एवं जो अंधेरे धब्बे है ना, उनको हम बोलते हैं सनस्पॉट, ठीक है। उसके बाद हम करते हैं सौर विकिरण की प्रक्रिया विधि को प्रभावित करने वाले नियम। अब सौर विकिरण
की जो प्रक्रिया है, उसकी जो विधि है, कोई भी जैसे रेडिएशन जो एनर्जी है वो आ रही है, सौर विकिरण आ रहा है पृथ्वी पर, तो उसके बारे में कुछ नियम है, कुछ नियम बनाए गए हैं, भाई ये ऐसा ही होता है। ठीक है, तो सबसे पहले वेन का विस्थापन नियम। अब वेन के विस्थापन नियम के अनुसार क्या होता है कि जिस जिस वस्तु का जितना अधिक मतलब तापमान वो अब्जॉर्ब कर दिया, जितना अधिक उसका तापमान होगा, उतनी तरंग लंबाई क्या है, उतनी छोटी होगी। वही में हमने जो ऊपर कंसेप्ट पढ़ा है, ये वाला, ये जो है, जो वस्तु जितना अधिक गर्म होगी, वो उतना उसका तरंग दैर्घ्य उतना ही छोटा हमें मिलेगा। ठीक है, अब सूर्य किरण, सूर्य सबसे गर्म है तो उसका तरंग दैर्घ्य क्या है, लघु है, लघु तरंगे हैं उसकी। ठीक है, तो यही बात इसमें ये समझाने गए, इसमें तरंग की लंबाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय टेम्परेचर, तापमान। ठीक है, तो ये चीज़ें होगी। ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। अभी नेक्स्ट है, यहाँ पे 3 कर लेना, 3 लो है इसके नियम। स्टीफन बेल्जमैन नियम, इसके अनुसार क्या है कि विकिरण का प्रभाव विकिरण करने वाली जो वस्तु है उसके निरपेक्ष तापमान की चौथी शक्ति के समानुपाती होता है। ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 4 आएगा इधर, ये 4 डॉन में गलत है, इसकी पावर है, टी की पावर है 4। ठीक है, उसके बाद में किरचॉफ का नियम, इस नियम के अनुसार जिस वस्तु द्वारा विकिरण का जितना अधिक अवशोषण हुआ है, यानी कि उसने, कोई वस्तु है हमारे पास, ठीक है, अब इस वस्तु ने क्या है कि एनर्जी को अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है, उष्मा को। अब ये उतनी ही उष्मा क्या करेगी, वापस भेजेगी, उत्सर्जित करेगी। ठीक है, ये नियम यही कहता है कि जितनी आप ऊर्जा एनर्जी ले रहे हो ना, आप उतनी ही एनर्जी को क्या करोगे, वापस जो है उत्सर्जित करोगे। ठीक है, ये नियम कहता है किरचॉफ का नियम, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अब्जॉर्प्शन। ठीक है, इस चीज का हमें ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट हम करते हैं कि सूर्य ताप वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, अब वितरण है जो हमारे, दरअसल बात है कि हम जो हमारी पृथ्वी पर जो हमारा एटमॉस्फेयर है, या उसके कारण जो भी चीज़ें हमें कठिनाई आ रही है हमारे टेम्परेचर में, ठीक है, वो किस तरीके से प्रभावित हो रहा है, या किन किन कारणों से प्रभावित है। सबसे पहले सूर्य की किरणें का जो कोण है उससे, फिर दिन की अवधि कितनी है, और पृथ्वी से सूर्य की कितनी दूरी है, सौर कलंक कितने हैं, और ये सनस्पॉट ही है, इसमें कुछ मिस्टेक है थोड़ी, देख लेना। ठीक है, ये सनस्पॉट ही आएगा इधर ऊपर जो मैंने डिफाइन किया था वहीं। और वायुमंडल का जो प्रभाव है, ये वायुमंडल का जो प्रभाव क्या है, वो जैसे स्कैटरिंग होगी, ठीक है, उसमें धूल कण काफ़ी सारे उसके कारण स्कैटर्ड हो रही है, कुछ जो हमारी किरणें, उनके कारण जो है क्या क्या इफेक्ट हो रहे हैं, अवशोषण है उसके कारण क्या क्या इफेक्ट हो रहे हैं, ये बहुत सारी चीज़ें हैं, हम आगे पढ़ेंगे अभी। तो सबसे पहले हम देखते हैं सूर्य की किरणों का कोण। अभी आप सभी को पता है कि हमारी पृथ्वी है क्या है, गोल है। ठीक है, अब सूर्य सूर्य से जो किरणें आ रही है, वो क्या आ रही है, यहाँ पे क्या है कि एंगल बना लेती है वो। अब हमारी जो भूमध्य रेखा है वहाँ पे तो डायरेक्ट आ रही है, और उसके बाद में फिर क्या है कि वो एंगल बना रही है, तो वो कोण बना लेती हैं। ठीक है, इसके कारण क्या होता है, उसको उनको वहाँ पे एनर्जी कम है। एनर्जी जैसे ध्रुवों पे हमें देखने को मिलती है, क्या है, बहुत ज़्यादा ठंड है, लेकिन ध्रुवों पे क्या है, हमें एनर्जी, जो सूर्य की किरणें है वो कहाँ पहुँचती है, ठीक है, लेवल उनका जीरो हो जाता है बिल्कुल। तो ये चीज़ें इसमें हम पढ़ेंगे। तो पृथ्वी के गोल होने के कारण सूर्य की किरणें हमेशा समान कोण पर पृथ्वी पर नहीं पहुंचती है, यानी कि एक डायरेक्शन में वो कोण पे नहीं पहुंचती है वो। ठीक है, भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत होती है, लंबवत रहती हैं। ठीक है, क्योंकि सूर्य सर्वाधिक ऊंचाई पर है होता है, परंतु ध्रुवों की ओर जैसे जैसे करता है तो उसमें क्या है कि कोणों में हमें कमी आने को देखने को मिलती है। ठीक है, और वहाँ पे क्या है, तिरछी हो जाती है किरणें। उदाहरण के लिए जैसे कि 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर, तथा 22 दिसंबर को जो क्या है मकर रेखा पर लंबवत रहता है। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं हम दिन की अवधि। दिन की अवधि आपको पता ही है, दिन में सूरज अगर चमक रहा है तो वहाँ पे जो एनर्जी की जो एनर्जी होगी, वो सूर्य की एनर्जी होगी, सूर्य ताप होगा, वो क्या होगा, अधिक होगा, उसकी मात्रा क्या होगी, अधिक होगी। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं पृथ्वी से सूर्य की दूरी। अब इस चीज में हमें दो कंसेप्ट हमें देखने को मिलते हैं। पृथ्वी से सूर्य की दूरी में एक तो अपसौर और एक है उपसौर। तो अपसौर कब बनता है और उपसौर कब बनता है, अब देखते हैं। ठीक है, अब जैसे कि ये हमारा कक्ष है, और ये हमारी क्या है, पृथ्वी है, पृथ्वी है। ठीक है,
और इसको हम देखते हैं, ये हमारी है भूमध्य रेखा। ये भूमध्य रेखा नहीं, इसको हम वो बोलेंगे, लगा लो ये दूरी को हम कंसेप्ट करते हैं। और यहाँ पे हमारे हैं क्या है, सूर्य, ठीक है। ये हमारा हो गया यहाँ पे सूरज, सूर्य। और ये एक बार यहाँ पे हम पृथ्वी मान लेते हैं, ये हमारा कक्ष है पूरा। और एक बार हम मान लेते हैं यहाँ पे हमारी है पृथ्वी, ठीक है। तो अब क्या है, अब हम देखते हैं कि जब यहाँ पे दूरी है, यहाँ पे डिस्टेंस होगी एक तो, और एक यहाँ की डिस्टेंस सूर्य से पृथ्वी की, ये हमारा सूरज है, ठीक है। और यहाँ पे एक बार यहाँ पे पृथ्वी है हमारी, घूम के आ रही है, और एक बार यहाँ पे आ रही है। तो जो अपसौर जब होगा, जब पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर स्थित होगी, यानी कि अपसौर होगा अब यहाँ पे जब सूर्य पृथ्वी है ना हमारी, और यहाँ पे सूरज है, तब होगा, क्योंकि यहाँ की जो डिस्टेंस है वो ना, वो सबसे ज्यादा होगी अब। और उपसौर कब होगा, जब यहाँ पे हमारी पृथ्वी हो जाएगी। अब यहाँ पे घूमते घूमते क्या होगी, पृथ्वी यहाँ पे भी तो आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे कब आएगी और यहाँ पे कब आएगी, अब यहाँ पे आएगी हमारी पृथ्वी 4 जुलाई को, 4 जुलाई को यहाँ पे होगी, तो क्या होगी, अपसौर बोलेंगे हम उसको। और जो डिस्टेंस होगी वो होगी 15 करोड़ 20 लाख किलोमीटर, उसको बोलेंगे अपसौर। और सबसे कम जब सूर्य से सबसे निकट होगी हमारी, अब ये सूरज है और ये हमारी पृथ्वी है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे निकट होगी सूर्य के वह समय, तो यहाँ पे डिस्टेंस जो होगी वो होगी 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर, इसको बोलेंगे हम अपसौर। और ये होगी कब, 3 जनवरी को। और औसतन जो हमारी दूरी है वो मानी जाती है 14 करोड़ 95 लाख किलोमीटर। तो इसके कारण भी हमारे क्या है, उसके अंदर जो इंसुलेशन के अंदर हमें वेरिएशन देखने को मिलता है। ये भी चीजें क्या है, प्रभावित कर रही है, ठीक है। तो ये चीजें हमें ध्यान में रखनी है। अब आती है हमारे वायुमंडल का प्रभाव। अब वायुमंडल कैसे प्रभावित करता है। अब वायुमंडल में आप सभी को पता है कि सूर्य की किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने के लिए वायुमंडल को पार करना होगा। अब जाहिर सी बात है, हमारा जो एटमॉस्फेयर है उससे गुजरती हुई तो किरणें आ रही है पृथ्वी पर, तो पहुंचने के लिए उसे बीच में परावर्तन प्रकीर्णन आदि प्रक्रियाओं से हमें उसको गुजरना पड़ेगा, उस रे को या उस एनर्जी को, जो एनर्जी पृथ्वी से सूर्य से आ रही है पृथ्वी तक, उसको वायुमंडल से होते हुए आना पड़ेगा। अब वायुमंडल में उससे क्या क्या परेशानी आएगी, सबसे पहले रिफ्लेक्शन, कि सूर्य से आने वाली वह किरण या ऊर्जा जो किसी सतह से संपर्क में आकर आए बिना अवशोष किए वापस लौट जाए, बिना अवशोषण के, यानी कि वो आई नहीं पृथ्वी पर, वो वापस ही टकरा कर वापस चली गई, तो उसे हम बोलेंगे परावर्तन, ठीक है, परावर्तन या रिफ्लेक्शन, ठीक है। क्योंकि रिफ्लेक्ट होगी वो आई नहीं पृथ्वी पर, और उसी को हम एल्बिडो बोलते हैं, कि वो वापस जा रही है, उसको टकरा के वापस जाना, वो ऑब्जर्व नहीं हुई वहां पे, ठीक है। उसके बाद में है स्कैटरिंग। जब सूर्य की किरण वायुमंडल से गुजरती हैं, तो वायुमंडल में विद्यमान जो जितने भी धूल कण हैं, ठीक है, जितने भी गैसें हैं, उनसे टकराकर वो बिखर जाएगी, टकराकर बिखरी तो स्कैटर्ड होगी वो, तो उसे हम बोलेंगे स्कैटरिंग, ठीक है। वो भी क्या करेगी, प्रभावित करेगी प्रकीर्णन को, ठीक है। उसे हम प्रकीर्णन की प्रक्रिया बोलेंगे। उसने सबसे पहले लॉर्ड रिले ने इसके बारे में बताया था, इसने अध्ययन किया था, इसलिए हम इसको रिले लाइट भी बोल सकते हैं, या स्कैटरिंग, रिले लाइट स्कैटरिंग भी इसे कहते हैं। रिले के प्रकीर्णन के अनुसार प्रकाश के प्रकीर्णन की मात्रा तरंग दैर्घ्य की चौथी शक्ति के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ठीक है। ये बात हमें ध्यान में रखनी है। रिले के अनुसार जो है बैंगनी रंग का प्रकीर्णन सर्वाधिक सबसे ज्यादा होता है, और लाल रंग का सबसे कम। और सूर्य के प्रकाश में जो नीला रंग होता है उसका सबसे ज्यादा माना जाता है। सूर्य के प्रकाश में जो नीला कलर होता है उसका, और वैसे हम देखें तो बैंगनी कलर का, और सबसे कम जो होता है वो लाल रंग का प्रकीर्णन, ठीक है। इस बात का हमें ध्यान रखना है। उसके बाद में हम देखते हैं विसरण या डिफ्यूजन रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, डिफ्यूजन रिफ्लेक्शन में, या फिर इसको हम बोलते हैं विसरित प्रत्यावर्तन, ठीक है। जब प्रकाश की किरण धूल कण, जल कण तथा असमान सतह या फिर कोई खुदरी जगह जो होगी
पर टकराकर क्या है कि विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है, उसको हम बोलेंगे डिफ्यूजन। डिफ्यूजन हो गया, डिफ्यूज होगी वो, ठीक है, डिफ्यूजन रिफ्लेक्शन, ठीक है। उसके बाद में है अवशोषण, यानी कि अब्जॉर्प्शन। और जब विकिरण ऊर्जा के कुछ भाग को किसी तत्व या वस्तु द्वारा अपने अंदर में धारण कर ले, यानी कि कोई चीज ऐसी है जो ऑब्जर्व कर रही है, यानी कि ऑब्जॉर्प्शन कर रही है, वो ऑब्जर्व कर लिया उसने उस किरण को, यानी कि अपने अंदर क्या है, समाहित कर लिया, उस प्रकाश को अपने समाहित कर लिया, और उसमें उसको ऊर्जा में फिर बदलने की जो प्रक्रिया है ना, अवशोषण बोल देंगे उसको हम, ठीक है। ये भी क्या करेगी, प्रभावित करेगी, ठीक है। उसके बाद में हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। अब जून 2025 का एक क्वेश्चन है कि आने वाली सौर विकिरण कहलाता है, सभी को पता है, अभी अभी पूरा टॉपिक इसका है, ठीक है, आपतन या फिर इंसुलेशन हम इसको बोल देंगे, ठीक है। आंसर भी हो जाएगा राइट। अगला क्वेश्चन है हमारा दिसंबर 2021 का, में पूछा गया अगर पृथ्वी सारी आपतित ऊर्जा को अवशोषित कर लेती है तो क्या होगा? तापमान स्थिर हो जाएगा, कांस्टेंट हीट हो जाएगी हमारी। इस बात का हमें ऊपर हमने कंसेप्ट किया है ना, उसके अंदर है ये चीजें, ठीक है। उसके बाद में इसका आंसर है, उसके बाद में है जून 2019 का क्वेश्चन है, किसी स्थान के मध्य तापमान और उसके अक्षांश के मध्य तापमान के अंतर को क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे टेम्परेचर एनोमली, यानी कि विसंगति, ताप विसंगति हम उसको बोलेंगे, ठीक है। हमारा आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद में हम देखते हैं दिसंबर 2024 का एक क्वेश्चन है कि सूर्य ताप के संदर्भ में सही कथनों की पहचान करें, ठीक है। सबसे पहला कथन है कि ग्रीष्म काल में जम्मू में चेन्नई की तुलना में दिन की अवधि अधिक लंबी होती है, ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ए आंसर हमारे तीनों में है, तो ए बी सी, यानी कि बी हमारा कट जाएगा। और दूसरा बी है, एक साल में वाराणसी पर सूर्य की किरणें 2 बार लंबवत होती, बिल्कुल नहीं होती भाई, बिल्कुल नहीं होती, तो बी कट कर दो। इसमें भी है, इसको भी काट दो, इसमें भी है, इसको भी काट दो, इसमें भी है, इसको काट दो, तो यानी कि ऑप्शन बी बच गया हमारा, यानी कि ए सी और डी। अब सी को और डी को और देख लेते हैं क्या क्या कहना चाहते हैं वो। तो हिमालय के दक्षिण ढाल उत्तर ढाल की तुलना में अधिक सूर्यताप प्राप्त करता है, ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है। उसके बाद कुल सूर्यताप के दृश्य तरंग दैर्घ्य का हिस्सा पराबैंगनी तरंग दैर्घ्य के हिस्से में अधिक आता है, बिल्कुल आता है भाई, ये पीछे से हमने रिले के अकॉर्डिंग हमने ये बात पढ़ी थी कि जो बैंगनी कलर है उसमें क्या होगा, सर्वाधिक जो क्या तरंग दैर्घ्य हमें देखने को मिलेगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका भी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन और कारण का, जून 2016 में एक क्वेश्चन आया हुआ था। तो अभिकथन क्या है इसका, जब सूर्यताप सब जगह समान रूप से पड़ता है तब भू सतह जल भाग की तुलना में ज्यादा तेजी से गर्म होता है, बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है। और इसका कारण क्या है, धरती अपारदर्शी है, ठीक है, जबकि जल सौर विकिरण के लिए पारदर्शी है, बिल्कुल, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो हमारा क्यों आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है, ठीक है, इसका आंसर हो गया ए। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। अभी आपको सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर इस वीडियो की आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है geography.net जाके फटाफट ज्वाइन कर लिए, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है तो उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।